अब मान लीजिए हमको किसानों की समस्या पे बात करनी है, अब अवतार से थोड़ी बात करने जाएंगे, कोई एक हाड़ मास का व्यक्ति होगा, उसी से ना बात कर सकते हैं आप। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भगवान को कौन ला सकता है भाई? भगवान इस सृष्टि के रचयिता है, ऐसी हिंदू धर्म में मान्यता है लोगों की। जितने कॉन्फिडेंस से नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल सकते हैं, उतने कॉन्फिडेंस से आप सच नहीं बोल सकते। ये मोदी जी की खासियत है। गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं मोदी जी। कभी किसी को कपड़े से पहचान लेते हैं, कभी नाली के गैस से चाय बनवा लेते हैं, कभी सिकंदर को बिहार पहुंचा देते हैं। आज मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। आपने देखा शेयर मार्केट के घोटाले के लिए इन्होंने किस तरह का एग्जिट पोल दिखाया। कुछ इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट इस देश के अंदर घूम रहे हैं जो टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, जो बौद्धिक आतंकवादी हैं, और उन बौद्धिक आतंकवादियों ने इस देश का माहौल खराब किया है। अगर इस देश के अंदर यूट्यूब चैनल्स नहीं होते तो कोई काउंटर नैरेटिव तैयार नहीं होता मोदी के खिलाफ। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। For the past 2 years, many from the so-called legacy media had been asking, where is the opposition? On 4th of June, by end of the day, they were ending up their day, counting on the opposition. Joining us in this conversation is Mr. Sanjay Singh. Thank you so much for your time, sir. 4th June morning और 5th June morning, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, पूरा जो इलेक्शन कैंपेन था उस दौरान कई स्टेट में हम लोगों को जाने का मौका लगा। यूपी गया, झारखंड गया, पंजाब गया, हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया। और एग्ज़िट पोल क्या कह रहा था मैं नहीं जानता, लेकिन रिज़ल्ट ये आएगा, मोदी जी बहुमत नहीं पाएंगे, बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा, ये पूरा आभास था, ऐसा लग रहा था। और रिज़ल्ट उसी दिशा में आया। हाँ, दिल्ली में हम लोग हार गए, पंजाब में जितनी सीटों की उम्मीद थी वो नहीं आई। मुझे लगता है कर्नाटका में थोड़ा ज़्यादा सीटें आ सकती थी, लेकिन बाकी हर जगह पे यही उम्मीद थी। उड़ीसा में ये नहीं लग रहा था कि इतना एक तरफा हो जाएगा चुनाव। तो ये कुछ कैलकुलेशन ज़रूर गड़बड़ हो सकता है, बाकी जो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था वही आया। आप लोग का सबका ऑब्जेक्टिव था मोदी जी को रोकना। ये लगभग इलेक्शन हो गया, मोदी की गारंटी वर्सेस ऑपोजिशन। तो मोदी जी को तो आप लोग रोक नहीं पाए, वो तो सरकार बना रहे। नहीं, मोदी जी को कैसे नहीं रोक पाया बताइए? वो तो कह रहे थे हम 400 पार हैं, तो उनकी तो 160 सीटें कम हो गई, तो 240 पे हैं। अगर पिछली बार का रिजल्ट ही देखिए तो 303 है, 303 पे वो 240 पे आ गए, तो 63 सीट्स उनकी कम हुई। अगर आप मोदी जी का जो एजेंडा था उसको देखिए तो वो पूरी तरीके से फेल हो गया। एजेंडा क्या था मोदी का? बेरोजगारी पे तो बात की नहीं उन्होंने, काला धन पे भी बात नहीं की, किसानों के एमएसपी पे भी बात नहीं की। क्या बात की? महंगाई पे भी बात नहीं की उन्होंने पूरे चुनाव में कहा मटन, मुर्गा, मछली, मुगल, मदरसा, मंगलसूत्र, मुजरा, इस पे चुनाव लड़ रहे थे। तो जनता ने उनको बता दिया कि भाई अगर आप इस तरह के नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाने की कोशिश करेंगे तो अब हम आपके चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं। जो उनका हिंदू मुसलमान का एजेंडा था, और देखिए बीजेपी का बुनियादी जो काम है वो काम है नफ़रत फैलाने का, वो उसमें सफल नहीं हुए। कभी एनडीए का नाम लिया? इसके पहले जितनी सरकारें बनी उनकी, कल एनडीए 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 कर रहे थे। तो क्या इस देश की जनता ने आज उनको ये दिन दिखाया? मोदी जी का कल लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोगों की ताकत बड़ी होती है, नेता बड़े नहीं होते। और लोग जब चाहते हैं इंसान अर्श पे होता है, लोग जब चाहते हैं इंसान फर्श पे होता है। डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है, इस बात को मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा था। जिस तरह से उन्होंने तानाशाही की, पूरी डिक्टेटरशिप आप कर रहे हैं देश के अंदर। आपके लोग खुलेआम कह रहे हैं हमें 400 सीट दे दो, हम कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे। चुने हुए ये लल्लू सिंह तो बोल रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, जो अयोध्या से आ रहा है। आपको इतना अहंकार है कि आपने अपनी फ़ोटो तो बड़ी दिखाई, भगवान श्री राम की छोटी सी एक तस्वीर, उनको हाथ पकड़ के आप ले चल रहे। आप भगवान का हाथ पकड़ के लेके चल रहे, इतने महान हो गया। क्या बोला उड़ीसा में इनका एक प्रवक्ता? मैं उड़ीसा में रहा हूँ,
उड़ीसा में लोग कहते हैं जगत रो नाथो जगन्नाथो, पूरे जगत के नाथ हैं भगवान जगन्नाथ। और ये क्या कह रहे थे? कह रहे थे भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। उन्होंने कहा ये उनका स्लिप ऑफ टंग। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि लगता है ऐसे मानसिक स्लिप ऑफ टंग एक बार नहीं, ये मानसिक वही व्यक्ति जो संबित पात्रा प्रवक्ता है वो एक बार कहता है कि मोदी जी पूरे देश के बाप हैं, बोला। उसके बाद अभी नड्डा साहब ने कहा कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं। तो ये हर हर मोदी के नारे लगाए इन लोगों ने। गाना क्या पूरे इलेक्शन कैंपेन में चलाया? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवान को कौन ला सकता है भाई? भगवान इस सृष्टि के रचयिता है, ऐसी हिंदू धर्म में मान्यता है लोगों की। हम लोग क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये हिंदू धर्म की पूजा के बाद हम लोग कहते हैं। अब मोदी जी क्या कहते हैं? प्राणियों में दुर्भावना हो, झगड़े हो, लड़ाई हो। तो इनकी तो पार्टी का ही नाम भारतीय झगड़ा पार्टी है। ये झगड़ा कराने में यकीन रखते हैं और मुझे लगता है कि अच्छा परिणाम इस देश की जनता ने दिया है, सबक सिखाया है। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ राजा जो है वो रानी के पेट से पैदा नहीं होता, मत पेटी से पैदा होता है। आप कह रहे हैं भारतीय झगड़ा पार्टी है। अभी पहली दफ़ा नरेंद्र मोदी को अपना एक अलायंस वाला सरकार चलाना होगा, अगर वो सरकार गठन कर पाए तो उसमें भी क्या झगड़ा होगा या प्यार मोहब्बत वो लोग टान पाएंगे? उनके स्वभाव में झगड़ा है, उनके अंग अंग में झगड़ा है। बेचारे खुश ही नहीं रहते कभी, वो अपने आप से ही नाराज हैं। संसार कर आप अगर बगल में बैठ जाए तो हो सकता है आपको एक आध थप्पड़ मार दें। तो वो बहुत नाराज व्यक्ति हैं अपने आप से। और वो दूसरी चीज़ क्या है कि वो उनका जन्म ही बायोलॉजिकल नहीं है, वो एक अवतार है। अब मान लीजिए हमको किसानों की समस्या पे बात करनी है, अब अवतार से थोड़ी बात करने जाएंगे। कोई एक हाड़ मास का व्यक्ति होगा, उसी से ना बात कर सकते हैं आप। अगर पानी की समस्या है, कोई और समस्या है, तो आदमी, महंगाई की समस्या है, तो किसी हाड़ मास के आदमी को खोजेगा कि भाई ये हमारे प्रधानमंत्री है, उनसे जाके बात करना है। वो तो बायोलॉजिकल जन्म ही नहीं है उनका, वो तो अवतार है। तो अवतार से कहाँ हम लोग अपनी समस्या का समाधान करा पाए? आप जैसे कह रहे हैं अवतार तो है, बहुत गुस्से में रहते हैं वो अवतार के साथ नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू संसार कर पाएंगे या फिर मुझे लगता अवतार का सिर्फ पूजा करना पड़ेगा? मुझे लगता ही नहीं, पूजा ही करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं, क्योंकि जो अवतार हैं उन्होंने बहुत दुखी किया है उन लोगों को। शायद चंद्रबाबू नायडू जी अगर याद करेंगे तो उन्हें बिल्कुल याद होगा कि किस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग उनके खिलाफ किया गया। उनकी जो अरेस्ट हुई YSR ने कराई, उसमें भी इन लोगों का बड़ा अच्छा रोल था। मुझे याद है 19 के पहले पूरा सबको, विपक्ष को लामबंद करने की भूमिका चंद्रबाबू ने निभाई थी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इन लोगों को ज़रूर याद होंगी। और JDU को तो तोड़ लिया था, नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट में 5-6 MLA थे उनके। तो JDU उनके साथ NDA में था और उसके बाद उनके MLAs को तोड़ लिया था इन लोगों ने। क्या किया है 10 साल में इन्होंने? देखिए आप, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, कर्नाटका में तोड़फोड़ करके सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ करके सरकार गिरा दी, उत्तराखंड में तोड़फोड़ करके सरकार गिरा दी, अरुणाचल प्रदेश में तोड़फोड़ करके सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र में तोड़फोड़ करके सरकार गिरा दी, गोवा में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई। यही किया पूरे देश में। तो ये जो आप डेमोक्रेसी का इस तरीके से मर्डर कर रहे हैं, और आप देखिए कितनी अजीब बात है कि ऊपर से ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बोलते हैं। मतलब इस काम के लिए तो बड़ा साहस चाहिए इंसान को। मैं कई बार सोचता हूँ कि जितने कॉन्फिडेंस से नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल सकते हैं, उतने कॉन्फिडेंस से आप सच नहीं बोल सकते। ये मोदी जी की खासियत है। गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं मोदी जी। बनारस में कहते हैं अगर मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन से त्याग कर दूंगा। दूसरे दिन फिर हिंदू मुसलमान पे ही जाके भाषण देते हैं। अजीब व्यवहार है उनका, अजीब तरह के व्यक्ति हैं वो। कभी किसी को कपड़े से पहचान लेते हैं, कभी नाली के गैस से चाय बनवा लेते हैं, कभी सिकंदर को बिहार पहुंचा देते हैं।
सर फिलहाल के लिए सर आपने जैसे कहा कि बहुत सारे राज्य में सरकार तोड़ा गया है, तो अभी एक यूनाइटेड विपक्ष क्या बीजेपी को तोड़ने का प्रयास करेगा? हमको तोड़ने का क्या प्रयास करना है? क्योंकि अभी बीजेपी भी आपके पास नंबर्स नहीं तो है नहीं, नहीं सर, बीजेपी सरकार- 240 है, हाँ तो वो 240 है। बाकी संख्या के लिए 272 चाहिए, 32 सीटें कम है उनके पास। तो जब 32 सीटें कम है तो बाकी दल है उसमें, वो अपना निर्णय लें कि इनके साथ कैसे उनका गुजारा होगा। आपको लगता है कि आप लोगों के साथ, इंडिया अलायंस के साथ वो लोग जुड़ना चाहेंगे, जुड़ पाएंगे? देखिए, दो लोगों का इतिहास मैंने बताया। चंद्रबाबू नायडू 19 के पहले सबको लामबंद कर रहे थे, नीतीश कुमार 24 के पहले सबको लामबंद कर रहे थे। तो ये दोनों कहीं ना कहीं इस इंडिया अलायंस के हिस्से रहे हैं पहले में। वो फिर से आना उनको चाहिए? मुझे लगता है कि उनको जरूर विचार करना चाहिए। आप लोग बुलाएंगे? बिकॉज अभी तक शरद पवार का कहना है कि उन्होंने संपर्क नहीं किया। अब और आज ही नीतीश कुमार, तेजस्वी राजनीति यादव में ने- बहुत सारी बातें कैमरे पे नहीं की जाती हैं, अच्छा, तो पिक्चर अभी इंतजार बाकी कीजिए। है। पिक्चर अभी बाकी है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा घटक दल है, और कल राहुल गांधी जी ने एक संकेत दिया, खड़गे साहब ने भी, कि वो सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर एक सवाल जायज़ है सर, ये आम आदमी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, आपने खुद कहा कि उस तरीके का हुआ नहीं है। आप खुद जेल में थे, आप जेल से बाहर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको जेल में वापस जाना पड़ा। तो अरविंद केजरीवाल का जेल में होना, और जिस तरीके से आप लोगों ने सब ब्रांडिंग किए कि जेल के भीतर, जेल के बाहर, चोट का जवाब वोट, देखिए, उसका रिजल्ट विपक्ष को कितनी विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़ना पड़ा, ये देखिए आप। हमारे चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर, एजुकेशन मिनिस्टर जेल के अंदर, हेल्थ मिनिस्टर जेल के अंदर, मुझे जेल के अंदर, संजय रावत जेल के अंदर थे, अनिल देशमुख जेल के अंदर थे, ममता बनर्जी के तमाम मंत्रियों को जेल के अंदर डाला, लालू और तेजस्वी को परेशान किया, कांग्रेस पार्टी का खाता सीज किया, धन बल का इस्तेमाल, बाहुबल का इस्तेमाल, चुनाव आयोग का इस्तेमाल, मीडिया का इस्तेमाल। आज मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। आपने देखा शेयर मार्केट के घोटाले के लिए इन्होंने किस तरह का एग्जिट पोल दिखाया। अब क्या किसी एग्जिट पोल करने वाली सर्वे एजेंसी ने माफ़ी मांगी देश के लोगों से? आपको लगता है इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सर? 100%। सेबी को अब तक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना चाहिए। 4,395 पॉइंट्स शेयर का गिरना ये मामूली घटना नहीं है। 31 लाख करोड़ रुपए की चोट इस देश के लोगों को पहुंची है। बहुत बड़ा खेल हुआ है ये। आखिर में एक लास्ट सवाल सर, अगर आप लोगों का सरकार बन जाता है, nobody has seen tomorrow and politics is all about making strange bedfellows। अगर आज आप लोग का मीटिंग है, आप लोग मीटिंग में क्या डिस्कस करेंगे आप लोगों की मालूम है, लेकिन मीटिंग के बाद अगर ऐसा कोई संभावना हो, is there one thing that most definitely you people would plan to do as far as legacy media is concerned? देखिए, सबसे पहली जो ज़रूरत है वो तो ये है कि भाई इस देश का वातावरण दुरुस्त हो। आज इतनी नफ़रत लोगों के मन में भर दी गई है कि कोई किसी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। उसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया भी जिम्मेदार। मेन स्ट्रीम मीडिया उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि 24/7 अगर नफ़रत 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 नफ़रत, चिल्ला चिल्ली, हल्ला हंगामा आप देखेंगे तो जो समाज का वातावरण है वो प्रदूषित होता है इससे। और माफ़ कीजिएगा, मैंने तो एक शब्द भी इस्तेमाल किया है, कुछ इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट इस देश के अंदर घूम रहे हैं जो टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, जो बौद्धिक आतंकवादी हैं, और उन बौद्धिक आतंकवादियों ने इस देश का माहौल ख़राब किया है। एक टेररिस्ट होता है जो बंदूक लेके गया, उसने सबको गोलियों से भून दिया, आदमी मर गया, उसको तो आप देखते हैं। लेकिन ये जो टीवी चैनल पे बैठे हुए बौद्धिक आतंकवादी हैं, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट जो हैं, इन्होंने इस देश का बहुत नुकसान किया है, हमारी पीढ़ियों का नुकसान किया है। कैसे चीखते हैं, चिल्लाते हैं,
किस तरह से ये माहौल ख़राब करते हैं देश का, खुलेआम फेक न्यूज़ चलाते हैं। तो इसकी भरपाई करना आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं ये नहीं कि आप YouTube का चैनल चलाते हैं, मैं दिल से इस बात को कह रहा हूँ, अगर इस देश के अंदर YouTube चैनल्स नहीं होते तो कोई काउंटर नैरेटिव तैयार नहीं होता मोदी के खिलाफ। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया ने नफरत का जहर घोलने का काम किया देश और समाज के अंदर। YouTube चैनल्स ने, और मैं तो नाम भी सारे लोगों के ले सकता हूँ, लेकिन वो शायद ठीक नहीं होगा क्योंकि इनकी फिर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। तो अगर नहीं होते YouTube चैनल्स तो काउंटर नैरेटिव तैयार ही नहीं हो सकता था। आप बने रहिए बड़े बड़े टीवी चैनल्स के पत्रकार, वहाँ काम तो कुछ होना नहीं है, उनको एजेंडा आता है पीएमओ से, उसी पे काम करना पड़ता है। और जब इंटरव्यू लेने जाते तो वो ठीक कहा राहुल गांधी ने कि आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं कि छील के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, ये सवाल है। इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं, तो ये सवाल है इनके। तो ये मतलब एग्जिट पोल का जब मैं विश्लेषण कर रहा था तो परसों मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पर। तो आप सोचिए कि अगर आप अंडमान निकोबार में भी बैठे किसी पत्रकार से पूछेंगे कि बीजेपी 37% वोट शेयर तमिलनाडु में पा रही है तो लोग हंसेंगे, लेकिन एग्जिट पोल 37% वोट शेयर दिखा रहा था। आप कहेंगे कि 27% वोट शेयर केरल में आ रहा है तो लोग हंसेंगे, लेकिन एग्जिट पोल दिखा रहा था 27%। कुछ पार्टियों को हम लोग जमीन पे, हाँ ज़्यादा सीट, मतलब वो चिराग पासवान कह रहा है भाई हम 5 सीट पे लड़े, बोले नहीं हम तुम 6 दे रहे, 6 ले लो। वो हरियाणा में 10 सीटों पे कुल चुनाव हुआ, वहाँ कह रहे हैं 16 से 19 सीटें आएंगी। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पे चुनाव हुआ, वहाँ कह रहे हैं 6 से 8 आएगी। उत्तराखंड में 5 पे हुआ, कह रहे हैं 6 आएगी। वहाँ 25 सीटें हैं कुल। राजस्थान में वहाँ कह रहे हैं 25 से 33 सीटें आएंगी। तो आपने इस पूरे एग्जिट पोल को, सर्वे को मजाक बना दिया, और इसके कारण से आपने देखा कि शेयर मार्केट में रिटेलर्स के कितने, बहुत आम लोगों के पैसे डूबे, देश के लोगों के पैसे डूबे। अडानी तो 1 लाख करोड़ रुपए कमा लिया उसने एक दिन में। पहले शेयर बूम किया, उसके बाद डाउन गया। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय के लिए। कौन किसका मजाक बनाया वो सबको मालूम है, हमने सच का मजाक नहीं बनाया, इसीलिए नाम में है न्यूज़ दी ट्रूथ। सरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी बनाए, सरकार का फॉर्म कैसा होगा ये अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट होकर रहे तो विपक्ष का फॉर्म क्या है वो उसका झलक दिख रहा है। एंड संजय सिंह इज सेइंग दिस इज जस्ट द ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। विद वीडियो जर्नलिस्ट रोनी शात्रा इन न्यू दिल्ली, दिस इज तमाल शाह फॉर न्यूज़ दी ट्रूथ, NDT।